सीधे आते हैं रावण पे। हाँ आइए। कैसे, बीज क्या था कहानी का, विचार पहला? मैंने आज तुमने ये नई चीज़ मुझे मेरे बारे में पता चलवाई है कि मैं फ़ोटोज़ से बहुत इंस्पायर। मैं लोगों को बोलता हूँ कि फिल्म बनाने से पहले, कोई भी फिल्म बनाने से पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स देखा करो, जिस प्रकार की फिल्म बना रहे हो उस प्रकार की, उससे बहुत सीखने मिलता है। थोड़ी इस बारे में बात करता हूँ फिर वापस आऊँगा। मुझे याद दिला देना यहाँ आना है। फ़ोटो क्या होती है, फ़ोटो में और शॉट में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने कैमरा ख़रीदा, मैं अच्छा फोटोग्राफर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल में एक अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाया जो मैं प्राउडली किसी को दिखा सकूं। फोटोग्राफी क्या होती है? फोटोग्राफी इज अबाउट एंटिसिपेटिंग अ मोमेंट एंड कैप्चरिंग इट। आई टेल यू, जो मुझे समझ में आया है, जो बाप लोग हैं इस काम के वो ज़्यादा बताएंगे, कि तुमने ये जैसे कप खोला, मुझे पता है अब तुम एक सिप लोगे, मुझे उस सिप का मोमेंट चाहिए, यहाँ पर है। वो खोलते ही मैं तैयार हो गया कि अब ये सिप लेगा। ये एंटिसिपेशन ऑफ द मोमेंट है। कैप्चरिंग द मोमेंट है कि अगर आपने कैमरे की व्यू से देख लिया, उसके बाद क्लिक किया, तो वो मोमेंट गया। वो आपको देखना ही तब है जब आप क्लिक कर रहे हैं। ये 2 मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याशा पर बड़ा खेल है, एंटिसिपेट की। जो काम हम करते हैं वो हम उस शॉट को सजाते हैं कि मुझे ये मोमेंट चाहिए। मैं एक्शन बोलूंगा तो तुम एक सिप लेना, ठीक है? तो मैं एक्शन बोलूंगा तो तुम कब खोलोगे, तुम सिप लोगे। तो मुझे नहीं मिला वो मोमेंट जैसा मुझे चाहिए था। वन मोर, मैं 4 बार कर सकता हूँ। फोटोग्राफी में जो 4 बार नहीं होता, वो 1 बार होता है, और एक क्षण के एक हिस्से के लिए होता है। वो हिस्सा आपको पकड़ना है। इसलिए उन स्टिल फोटोग्राफ्स का मैजिक अलग होता है, क्योंकि वो नेचुरली और ऑर्गेनिकली हुआ होता है। यू आर मेंशनिंग इट। मेरे घर में, जो घर के अंदर दफ्तर है, कचहरी बोलते हैं हम उसको, जहाँ बैठ के पढ़ाई करता हूँ, या तो ठीक सामने मेज़ के एक बड़ी सी तस्वीर लगी, इस टीवी स्क्रीन से भी बड़ी तस्वीर है वो। हमारी एक दोस्त हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, आरजू खुराना, तो उन्होंने वो तस्वीर खींची है। इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। कॉर्बेट का जंगल है, जंगल के बीच बहती नदी है, दिसंबर जनवरी का वक्त है, कुहासा है, उन सब के बीच तो पेड़ धुंध में लिपटे हुए, नदी, उसके ऊपर धुंध की एक परत, घनत्व तो बढ़ रहा है धुंध का, पीछे से अरुणोदय है, तो वो सुबह का सूरज है। एक टाइग्रेस है, बाघिन, जिसका नाम है पारवाली जूनियर। तो उसकी जो माँ थी वो नदी के पार से आती थी, तो पारवाली, और ये उसकी बिटिया है। वो नदी पार कर रही है, और नदी पार करते करते वो हल्का सा सर ऊपर उठाती है, और वो मोमेंट है। कैमरे को देखती है वो? नहीं, अच्छा, वो बहुत लॉन्ग शॉट है, मतलब वो घंटों लेटे रहे कि यहाँ आती है पानी पीने। टाइग्रेस को कैसे डायरेक्ट करोगे? तो और ये सुबह का वक्त चाहिए, ऐसी धुन चाहिए, तो कई दिनों के इंतज़ार के बाद फिर उस दिन जब वो गुजर रही है और नदी के ठीक बीच में है, और वो शॉट है। वो जो सारा एफर्ट है ना, वो मैजिक है। वो मैजिक जब आप फोटो देखते हैं ना, जो ग्रेट फोटोग्राफ्स हैं, उसमें एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो नहीं है एक्चुअली, एक वियतनाम की फ़ोटो है। एक आदमी को, बहुत मशहूर फ़ोटो है, उसका नाम है कुछ जो मैं भूल रहा हूँ, उसके माथे पे गोली मारी गई है। वो वीडियो है एक्चुअली, गोली मारी और इस पार निकली गोली, और जाहिर है वो मर जाता है। उसका एक फ्रेम स्टिल किया गया है जो बहुत हिट है। उसमें वो गोली उसके सर के अंदर है, तो यहां से जा चुकी है, फायर हो चुका है, अंदर है, अगले क्षण निकलेगी वो, स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, लेकिन अभी अंदर। हाँ, अभी अंदर है। वो फोटो इतनी मैजिकल है सिर्फ इसलिए, आपको पता नहीं चलता है कि मैंने उसको इतना अध्ययन किया कि क्यों इतनी मैजिकल है, तो मुझे समझ में आया कि गोली सर के अंदर है इस समय। अगर आप वो ढूंढ के निकाल सकें, और यहाँ पर तो आप बाद में लगा लेंगे। तो फोटोज देखने से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आपके सवाल पे आता हूँ कि रावण का बीज कहाँ था। एक फ़ोटो देखी मैंने उसी ब्लैक बुक में या कहीं पर,
जिसमें एक बच्चा एक रिमोट कंट्रोल से एक इंसान को कंट्रोल कर रहा है। बारिश, मुझे वो फोटो याद है, अब वो दोबारा ढूंढ नहीं पाया उस फोटो को मैं कभी। वहाँ से उस कहानी का बीज आया और वैसे एक आध दो पेज में वो कहानी लिखी और फिर मैंने शाहरुख को मैसेज किया। और ये नाम रावण से इंस्पायर था ना? हाँ, मुझे याद नहीं यार, हम लोग रावण में ना, चूंकि सब अपने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार की फिल्म कर रहे थे, तो अक्सर कमरे में ज़्यादा लोग होते थे, तो या तो शाहरुख का आइडिया रहा होगा या मेरा, मुझे याद नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि शाहरुख का था। तो वहाँ तो शाहरुख को मैसेज किया, शाहरुख मिला। 10 रिलीज़ हुई थी कुछ ही समय पहले, तो मैं मेरा स्वैग और उसका जो एटीट्यूड था, जो स्टाइल था, वो चर्चा में था, गाने सुपरहिट थे, पिक्चर भी चली थी। तो शाहरुख ने बुलाया, मिला और उसने कहा कि बनाते हैं। उसने पूछा कब बनाना है, व्हेन डू यू वांट टू मेक इट। शाहरुख के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया था इन अ फिल्म कॉल ओ डार्लिंग ये है इंडिया, केतन मेहता। तो मैंने उसका एक शेड्यूल किया था 14 दिन का शायद या 10 दिन का। तो उसके बाद में पहली बार शाहरुख को मिला था। तो ये बाद में मुझे शाहरुख ने बताया कि उसको याद था कि मैं वो वाला अनुभव हूँ, मुझे ऐसा इल्म नहीं था। तो when do you want to make it? I said if you say yes today, maybe 2 years later. So he said let's do it. Much later he told me कि he was very impressed with this answer कि इसको परसों शुरू नहीं करनी है, इसको पता है इस फिल्म का मैग्नीट्यूड क्या है। फिर वो शुरू तो मतलब उस पर काम तो फौरन ही शुरू हो गया था। तब आप और भी कोई फिल्म कर रहे थे? ये कैश एक फिल्म था, कैश फ्लॉप होने के पहले मैंने वो फिल्म साइन की थी, जिसमें 3 लड़के होने वाले थे। उनकी कास्टिंग भी हो गई थी। कौन थे? सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्युत जम्वाल और एक लड़का था संतोष बारमोला, उसका नाम था चेज। फिर ये वही बदगुमानी की मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम भी हिट हुई तो इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ, आपको पहले भी कहीं देखा है। 10 कैश, ओके नाउ आई हैव अराइव्ड। 10 में 4 स्टार, कैश में 4 स्टार, नया स्टार। कैश का कैसा परफॉर्मेंस था? बहुत बुरा। कैश रिलीज्ड अ वीक और आई थिंक 2 weeks आफ्टर पार्टनर। पार्टनर वाज अ बिग हिट एंड कैश ओपनड बिगर, बट इट वाज सो बैड। मुझे ध्यान तक नहीं है ये फिल्म। अजय देवगन, सुनील शेट्टी, दिया मिर्जा, कोई गाना वाना चला था उसका? अरे गाने सुपर हिट हैं। कौन सा? कैश टू द लेफ्ट टेल मी, कैश टू द राइट टेल मी। और एक वो है सैया सैया से है, एक सिंगल शॉट सॉन्ग। हाँ, ये गाना याद है। वो सिंगल शॉट सॉन्ग किया था। तो ये आप अपनी फिल्म के और गाने इतने झिझक के क्यों बोलते हैं? एकदम बिल्कुल झिझक के नहीं बोलता। क्या लय को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं? हाँ, मैं गा रहा हूँ तो मतलब गंदा गाऊंगा, इसलिए डर के गाता हूँ। जी। तो कैश नहीं चली थी, 10 चल गई थी। तो कैश के दौरान ये हुआ कि भाई अब अनुभव को तो गेम आती है, इसने अभी एक पिक्चर सेटअप की, अब नए लोगों के साथ बनाएंगे एक्शन फिल्म। तो नए लड़के ढूंढे गए। सिद्धार्थ को मकबूल दिल्ली से लेके गया ढूंढ के, और विद्युत को मैं जानता था पहले से, थोड़ा पहले से, छोटे भाई का दोस्त था। संतोष को भी मैं जानता था। फिर वो कैश फ्लॉप हो गई, तो फिर उन्होंने बजट कम कर दिया, फिर वो ऐसा लगा कि नहीं बन पाएगी, फिर एक दूसरी कंपनी बनाने को तैयार हो गई। ऐसा कुछ चल ही रहा था कि फिर ये खान साहब ने रावण की बात करी, और फिर बात ढकी छुपी थी, किसी से हम बात करते नहीं थे, अनाउंस नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। फिर एक दिन शाहरुख कुछ बर्लिन गया हुआ था शायद, उसने बर्लिन में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया और वो फिर उस वक्त फ्लाइट में बैठ गया। क्या बोल दिया? कि मैं अनुभव सिन्हा के साथ एक पिक्चर कर रहा हूँ रावण नाम की। वो फ्लाइट में बैठ गया और मेरे पास जाहिर है फ़ोन, मतलब ऐसा उतने फ़ोन मेरे पास जीवन में बहुत कम आए हैं जितने फ़ोन उस समय आ गए उस फ्लाइट में 8 घंटे में। नाउ आई डिड नॉट नो इफ ही हैड सेड इट, आई डिड नॉट नो व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से, सो आई केप्ट कॉलिंग हिम बट हिज फ़ोन वाज नॉट रीचेबल। मुझे
इल्म नहीं था, मतलब इल्म तो था, अंदाज़ा नहीं था कि शाहरुख खान अगर एक बार मेरा नाम ले लेगा तो क्या होगा। तो वो हो गया था। फिर शाहरुख लैंड हुआ, बात हुई, तो उसने कहा तो क्या उसमें छुपाने की क्या बात है, कर रहे हैं ना अपन पिक्चर। तो उसके लिए वो सहज बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहरहाल फिर काम वाम शुरू हुआ, फिर हमने फिल्म बनाई और फिर जो भी जो हुआ। ओरिजिनल स्टोरी थी और जो फाइनल आई उसमें काफ़ी तब्दीलियां हुई। क्या रावण वैसी बन पाई जैसे आप बनाना चाहते थे? नहीं, क्या बदला? काफ़ी कुछ। क्या है, एक अब आपको वापस उस 16 साल वाले अनुभव से ना बजाना पड़ेगा कि वो आदमी है चलते हैं। और अब वो इतने बड़े स्टार के साथ इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है। शाहरुख के करियर की तब तक की सबसे बड़ी फिल्म थी वो, ओके। बजट वाइज। कितना बजट था रावण का? पता नहीं, शाहरुख खान के यहाँ पैसा डिस्कस नहीं होता, वो पैसे से बहुत ऊपर रहता है। वो कमाल कैरेक्टर है, ही डजंट केयर अबाउट मनी एट ऑल। वो मैंने भी जो अफवाहें सुनी है, मतलब मैं प्रोड्यूसर थोड़ी था कि मैं उन एक्सेल शीट से बैठा हुआ था। मैंने भी वो नंबर बाहर से ही सुने हैं, मैंने कभी शाहरुख से पूछा नहीं। क्या नंबर सुने आपने? 90 भी सुना है, 100 भी सुना है, 120 भी सुना है, बहुत कुछ सुना है। और उसी दौर में उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज, उसका वीएफएक्स स्टूडियो भी सेटअप हो रहा था? नहीं, वो पुराना था, उससे अच्छा, पहले से चला। हाँ, उस जमाने में वो उनका पहला इतना बड़ा काम था। तो ना मैंने ऐसी पहली फिल्म बनाई थी कोई, ना शाहरुख ने बनाई थी कोई पहली फिल्म ऐसे। तो हम सब बहुत सारी रायों पर डिपेंडेंट थे। एक विदेशी राइटर था, कुछ बहुत सारे विदेशी राइटर? हाँ। कौन? डेविड बेनुलो। वो भी ऐसे कोई बहुत नामचीन डायरेक्टर नहीं था, पर ठीक। पर वाई विदेशी राइटर? आई वॉन्टेड वन। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में चूंकि इंडस्ट्री हमारी ना एक्सप्लोड हुई है अचानक 1991-92 के बाद, मतलब फट गई। ये चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं इस बात को? जी जी प्लीज। तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं आगे, ना मेरा कुछ होगा आज। मेरा तो हो गया। मैं रोज सुबह उठता हूँ, नींबू पानी शहद पिया, ध्यान किया। मेरा होता है कि दिन का एक हासिल होना चाहिए मुकम्मल। अगर मैं दिन की एक अच्छी बातचीत कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर लूँ, या मेरे जियाले मेरे रिपोर्टर्स एक शानदार रिपोर्ट ले आएँ जिसे फिर मैं ललन टॉप शो में जिसके बारे में बता सकूँ, तो मेरे दिन के खांचे में सार्थकता पर टिक लग जाता है। बाकी तो मैं कर लूँगा जो मेरे हाथ में, बैडमिंटन खेलना, पढ़ाई करना, वो सब, पर जो हमारा पेशा है। तो मेरा ये आज के दिन का हासिल है कि आप फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं इतनी तफसील से, और वो जो भी भविष्य के फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक बड़ी ज़रूरी सीख है। एक सिनेमा की मास्टर क्लास है ये। तो मेरा तो हो गया, आपका मैं नहीं कह सकता। ये मेरा भी हो गया, क्योंकि मेरे को जिसको बात करना था वो नहीं हो पाएगा अब, तो ये तय हो चुका है। गौरव सोलंकी के 2-3 मिस्ड कॉल हैं, वो कुछ बात करना चाह रहा होगा, वो मैं गाड़ी में कर लूँगा। 91 में एक्सप्लोड हुआ। 1990 में इराक और कुवैत की लड़ाई हुई है, गल्फ वॉर, और एक चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम था केबल न्यूज़ नेटवर्क, जिसको हम लोग संक्षेप में CNN कहते हैं। वो हिंदुस्तान आया, घर घर में केबल पहुंचा, और एक नई मिसाइल आई थी, उसका नाम था स्कड मिसाइल। स्कड, जो ऐसे मशीन गन की तरह चलती थी, धर 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 धर। लगी होती थी बैटरी, शिव शिव शिव। वो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। ये वो वक्त है जिसने ह्यूमैनिटी को हिंसा से डिसेंसिटाइज किया। इसके पहले युद्ध एक हिंसात्मक कार्यवाही थी, इसके बाद युद्ध एक ग्लैमरस कार्यवाही हो गई। ये नया हेलीकॉप्टर आया, ये नया मिराज आया, ये नया मिग आया, नहीं ये आया। सडनली इट बिकेम अ वेरी अट्रैक्टिव एक्ट, a glamorous act.
दैट्स रियली व्हेन द ग्लैमराइजेशन ऑफ वॉर स्टार्ट्स। ये वो समय है जिसके बाद हमने वो गोलियां कहाँ गिर रही हैं इस पर बातचीत करना बंद कर दिया। वो गोलियां कहाँ से चल रही हैं और कौन चला रहा है इस पर ज़्यादा बातचीत करने लगे। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैनल्स लॉन्च होते हैं। 92 93 तारा नाम का पहला शो आता है, सुपर हिट नवनीत होता है। निशान वाला। ये वो दौर है जब अचानक जितने फिल्मकार और लेखक उपलब्ध थे उससे 40 गुना ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। मैं इसको एक्सप्लोजन कह रहा हूँ। इसके बाद एक और एक्सप्लोजन होता है मल्टीप्लेक्सेस का। अब तक एक एंड्रोजिनस हीरो की परिकल्पना हो चुकी है जिसका रूप शाहरुख खान ले चुका है। शाहरुख खान नाम के एक स्टार का उदय होता है जो थोड़ा इर्रेटिक भी है, थोड़ी बदतमीज़ी भी कर देता है, पर शिवलरस भी है, औरतों के लिए दरवाज़ा खोलता है। एक ऐसा एंड्रोजिनस हीरो। उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आते हैं। अब तक 50 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए बिजनेस करना भारी होता है। उसके बाद 100 करोड़ के बिजनेस की परिकल्पना शुरू होती है। हर एक स्क्रीन की जगह 6 स्क्रीन आ जाते हैं। अब फिल्में और ज़्यादा बनेंगी। ये दूसरा एक्सप्लोजन है। जिस रफ्तार से एक्सप्लोजन हुआ इस बिजनेस का, उस रफ्तार से फिल्मकारों की और लेखकों की ट्रेनिंग का कोई सिलसिला नहीं हुआ। एक ही इंस्टीट्यूट है, FTII, एक कलकत्ते में है, 2 एक साउथ इंडिया में है। और एक इंस्टीट्यूट में एक साल में 15-20 आदमी ट्रेन होते हैं, उसमें से 8 आदमियों का कुछ होता है, 12 का कुछ नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का समय नहीं मिला। और स्क्रीन राइटिंग जो है और ऐसे और बहुत सारे पहलू हैं फिल्म मेकिंग के जो बहुत ज़्यादा तकनीकी हैं। स्क्रीन राइटिंग बहुत टेक्निकल काम है। मैं भी परसों गौरव से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि एक लेखक में और एक स्क्रीन राइटर में 2 अलग आर्ट फॉर्म है। इट्स अ जॉब ऑफ राइटिंग, बट वन इज अ जॉब ऑफ राइटिंग and one is the job of screenwriting. Screenwriting relies on the medium of films. Screenwriting, कैमरा इत्यादि को, एडिटिंग, इस सब को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, एक नॉवेल नहीं करता है। वो दोनों अलग। तो हमारे स्क्रीन राइटर्स, ट्रेंड स्क्रीन राइटर्स की संख्या बहुत कम है। कहानी कहने वाले हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं और अच्छी कहानियां कहने वाले। और इतनी तो लिखी हुई है जिन पे हमने कभी बनाई ही नहीं फिल्में, क्योंकि हम अब पढ़ते नहीं हैं। वो एक मेरी अलग पीड़ा है कि लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब मैं खुद ही अनपढ़ हूं, मैं दूसरे को क्या कहूं। ये जीवन के दुखों में एक दुख ये है कि मैंने पढ़ना पहले शुरू नहीं किया। अब पढ़ता हूं, बहुत देर से शुरू किया। तो इसलिए मुझे लगा कि हमारे यहाँ कॉमिक बुक की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ सुपर हीरो की परंपरा माइथोलॉजी में है, लेकिन जो एक सुपर हीरो, मॉडर्न सुपर हीरो होता है, उसकी परंपरा नहीं है। तो मुझे लगा एक विदेशी लेखक हमारे साथ होगा तो जिस प्रकार की फिल्म हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत मदद होगी। तो कमरे में काफ़ी लोग हुआ करते थे। तो कई बार हो सकता है मैंने कुछ ऐसी बातों को मान लिया ये सोच के कि ये बात इसको मुझसे ज़्यादा आती है। वो मेरा गलत फैसला था। जैसे अब वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में याद नहीं है। अब जैसे मुझे ये याद नहीं कि रावण नाम शाहरुख ने बोला था कि मैंने बोला था। तो उस किस्म की बहुत सारी फिल्म मेकिंग कुल मिला के एक पूरी टीम बनाती है, लेकिन वो कम्युनिटी एक्टिविटी नहीं है। वो एक आदमी का विजन होता है। कोई भी फिल्म वो सुनता 1000 की है, करता खुद की है। हो सकता है सौरभ ने जो बोला वो करे, लेकिन वो करे ऐसा ये उसका डिसीजन होता है। मैं उस भीड़ में थोड़ा
मैं भीड़ का हिस्सा बन गया, ये मैंने गलती की। मुझे आई लॉस्ट कंट्रोल, आई लॉस्ट ग्रिप ओवर द फिल्म। बिकॉज क्या है ना, हर आदमी तो उस बिंदु से बात कर रहा है जहां वो खड़ा है, पर मुझे तो यहां होना था ना, मुझे ऊपर से देखना था, वो मेरे से नहीं हुआ। क्या बहुत सारे क्रिएटिव इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस नहीं, सजेशंस बहुत ज़्यादा थे? बिकॉज एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जो हमने पहले कभी नहीं की थी। तो मैं भी अनश्योर रहा हूँगा। मैं वही 16 साल का बनारस का लड़का था जो एक इतनी बड़ी, और उससे मैं थोड़ा ओवरवेल्म भी था। किससे? इस परिस्थिति से कि इधर एक शाहरुख खान मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मैं दिन में 18 घंटे शाहरुख खान के साथ रहता था। उधर एक मैं इटली से एक कैमरामैन ले आया था, हॉलीवुड से एक राइटर ले आया था, अमेरिका से एक वीएफएक्स सुपरवाइजर ले आया था। ये सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते थे। जो मेरा कैमरामैन था वो बहुत बड़ा स्टार है अपनी दुनिया का, निकोला पेकोरिनी नाम है। तो मैं ओवरवेल्म हो गया था फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन हैंड। और ये कास्टिंग के फैसले आपके थे कि शाहरुख के साथ करीना, फिर प्रियंका चोपड़ा भी कुछ सीन में इंट्रोडक्टरी? यार शाहरुख ना बहुत सज्जन आदमी है, वो बहुत समझदार आदमी है। अगर वो अपने किसी फैसले को ज्यादा ताकत से भी पेश करेगा तो आपको यह महसूस होगा कि यह आपका फैसला है, उसमें वो सज्जनता है कि आपका भी फैसला है। ऑफ कोर्स मुझे कंसल्ट किया गया, मुझसे पूछा गया। और किस तरह का प्रेशर रहता है? मतलब जैसे शाहरुख खान अपने समय का सबसे बड़ा स्टार आ गया, हीरोइन कौन होगी, कोई कमर्शियल फैसला होता है कि रोल के हिसाब से, हाउ डज इट वर्क? शाहरुख खान की फिल्म में मैटर ही नहीं करता और कौन कौन है, मार्केटेबिलिटी पे। शाहरुख खान की फिल्में आप किसी और को लेकर के उसकी प्राइस, उसका रेवेन्यू बढ़ नहीं सकता ना। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर। नहीं, पर पेयरिंग का जैसे काजोल के साथ पेयरिंग होती है तो उसका मार्केटेबिलिटी का डिसीजन नहीं है वो। कौन अच्छा करेगा इसको, कौन अच्छा कर सकता है। और प्रिविलेज ये कि आप जिसके ऊपर उंगली रख देंगे वो करेगा। तो कमरे में बहुत सारे नाम डिस्कस हुए और करीना किसी से कम थोड़ी है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम किसी एरे गैरे को कास्ट कर, हम करीना कपूर को कास्ट कर रहे थे। और वो एकॉन का गाना, और एकॉन का गाना मेरा विशाल शेखर का आइडिया था, या इसको कहते हैं विशाल शेखर और मेरा आइडिया था। तो मैंने खाली शाहरुख को फोन किया, मैंने कहा शाहरुख एकॉन चाहिए, या तो मैंने कहा एकॉन चाहिए, ओके लेट मी ट्राई, एंड देन इट इज शाहरुख खान, ही मेक्स इट हैपन। क्यों फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई? खराब फिल्म थी। क्या खराब था? स्क्रिप्ट खराब थी, एडिट खराब था। अगर आपको कुछ करेक्ट करना हो उसमें? बहुत कुछ करूँगा, वीएफएक्स छोड़ के और म्यूजिक छोड़ के।